कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कुछ साल पहले की बात है। कानपुर गांव में एक पिता पुत्र की जोड़ी रहती थी। पिता का नाम था भोलाराम और बेटे का नाम था भरत। भोलाराम को लगता था कि भरत बड़ा आलसी और कामचोर है, इसीलिए वो हमेशा उस पर चिल्लाता रहता कि वो कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं करता। भरत को भी ये बात सुन सुनकर सच लगने लगी थी। उसे लगता था कि वो सचमुच एक मूर्ख इंसान है, लेकिन भरत ने चुपचाप एक चीज में महारत हासिल की थी। भरत बहुत समय तक सांस रोक के पानी के नीचे जिंदा रह सकता था। भरत कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं करता था। भोलाराम को लगता था कि शायद शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, लेकिन गांव में कोई भी भरत को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन भोलाराम को पड़ोस की गांव से शादी के सिलसिले में बुलावा आया। शायद कुछ बात बन जाए, ये सोचकर भोलाराम ने भरत को सूचनाएं दी, वहां कैसे पेश आना है इसकी ट्रेनिंग दी। ध्यान से सुनो, वहां जाते ही अपने जूते दरवाजे के पीछे रख देना और कुर्सी पर बैठ जाना, ठीक है? जब भी भोलाराम उसे कुछ कहता, भरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी उसने बिना गुस्सा किए हाँ कह दिया। रास्ते से जाते जाते वो मन ही मन पिता की बातें दोहराता रहा। जब वो लोग लड़की के घर पहुंचे, भरत ने जूते निकालकर कुर्सी पर रख दिए और खुद दरवाजे के पीछे जाके बैठ गया। लड़की वाले हैरान हो गए और भरत की मूर्खता देखकर चिढ़ गए और अपनी लड़की से नहीं मिलवाया। हमें हमारी बेटी के लिए ऐसा मूर्ख लड़का नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। घर आने पर भोलाराम भरत पर आग बबूला हो गया। मुझे नहीं लगता इस जन्म में तुम्हारी शादी होगी। मूर्खता करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते तुम। कैसी औलाद दी है भगवान ने मुझे। पिता की बात सुन के भरत घर से बाहर आया और सोच में पड़ा, अब मुझे इन्हें दिखा नहीं होगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन कैसे? कौन बेवकूफ मुझे उसकी बेटी का हाथ सौंप देगा? भरत ने घर छोड़ दिया और जहां रास्ता मिले चल पड़ा। चलते चलते 3 दिन हो गए। अब भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी, फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी, जहां से कुछ अजीब सी खर्राटों की आवाज आ रही थी। उस गुफा में उसने झांक कर देखा तो वहां एक शैतान सोया था। उसके बाल बड़े हुए थे और वो बड़े गंदी हालत में था। उसके बदन से गंदी बास आ रही थी। भरत ने सोचा, ये शायद वही बेवकूफ आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लगता है मुझसे छुपकर यहाँ आके सो गया है। भरत बिना डरे उस शैतान के पास गया और उसके कान में जोर से चिल्लाया, उठो! शैतान डर के उठ गया और गुस्सा हो गया। अरे कौन है वो मूर्ख जिसने मेरी नींद खराब कर दी? कौन है? अरे कामचोर आदमी, यहाँ सोया है तू? फौरन अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे और ढेर सारा दहेज भी। ये कहकर भरत ने शैतान का कान उमेड़ दिया। शैतान आग बबूला हो गया और भरत को कच्चा चबाने की सोचने लगा। तभी उसकी पत्नी वहां आई, जिसने भरत की सारी बातें सुन ली थी। उनकी एक बेटी थी जो एक विशालकाय शैतान थी, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब शैतान माँ ने देखा कि उसका पति भरत को चबाने वाला है, कैसे शैतान पिता हो तुम? अपने होने वाले दामाद के लिए कोई आदर सत्कार नहीं, ये भी कोई बात है? हाँ? लड़की कहाँ है? मुझे उसे देखना है। जरूर, वो बाहर गई है, आधी रात तक आ जाएगी। आप तब तक आराम कर लो। भरत ने शैतान माँ के परोसे फल खाए और सो गया। दरअसल भरत एक धष्ट-पुष्ट आदमी था जिसे शैतान खाना चाहता था, लेकिन शैतान माँ भरत की हिफाजत के लिए गुफा के दरवाजे पर बैठ गई। जब भरत सो रहा था, शैतान बेटी आ गई और शिकार ना मिलने के कारण शोर मचाने लगी। शैतान माँ ने उसे शांत किया, लेकिन आवाज की वजह से जगा भरत उनकी बात सुन रहा था। शांत हो जाओ बेटा, इतने दिन के इंतजार के बाद तुम्हारे लिए अच्छा वर आया है। कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है माँ। ऐसा कहकर शैतान बेटी ने गुफा के अंदर झांक कर देखा। भरत सोया था। उसे देखकर शैतान बेटी खुश हो गई। ओह, कितना धष्ट पुष्ट है ये आदमी, वाह! क्या तुम इसे खाने का सोच रही हो? ऐसा मत करो, वरना जीवन भर कुंवारी रहोगी। कोई आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन पिताजी का क्या? वो ऐसे धष्ट पुष्ट इंसान को खाए बगैर नहीं रह सकते। हाँ पता है मुझे, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। मुझे जरा बाहर जाना है, जल्द ही लौटती हूँ। तब तक तुम यहाँ पहरा देना। भरत को देख शैतान बेटी की जीभ उसे खाने के लिए लपलपाने लगी, लेकिन अगर वो उसे गुफा में खाती तो उसकी माँ उसे छोड़ेगी नहीं, ये वो जानती थी। इसीलिए उसके दिमाग में कुछ अलग कल्पना आई।
उसने भरत को उठाया। चलो उठो, हमारी शादी की तैयारियां हो चुकी है। पहले मुझे दहेज दो, तभी मैं शादी करूंगा। शैतान बेटी ने उसे ढेर सारी सुवर्ण मुद्रा और जवाहरात दे दिए। दोनों गुफा के बाहर आए। तभी भरत ने उसे कहा, ओहो, बिना नहाए मैं कैसे शादी करूं? मुझे पहले नहाना है। शैतान बेटी उसे एक तालाब के पास ले आई और भरत ने बिना समय बर्बाद किए धन की पोतली के साथ उस तालाब में छलांग लगाई और पानी के अंदर सांस रोककर बैठ गया। लगता है पानी में डूबकर मर गया। कल सुबह आके देखती हूँ, उसकी लाश तो मिलेगी, उसे ही खा लूंगी। कुछ देर बाद भरत पानी से बाहर आया और अपने गांव लौट गया। अब क्योंकि भरत ढेर सारा पैसा ले आया था, भोला राम खुश हो गया। भरत की शादी हो गई और उसने अपनी सूझबूझ से और पैसे कमाए। भोला राम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेटे को हर वक्त नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी प्रतिभा से आज नहीं तो कल उभर आते ही हैं। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया, स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब, अरे भाई, सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था। कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या। हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता। भगवान ने हुनर तो दिया है, लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है, लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी, जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, कैरी का अचार भी देना। केरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया, ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया, आप ठीक तो है? नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ, क्यों नहीं उगेगी? भैया, आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है। अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांवों में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है। पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था।
लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो, तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे, ये कैसे संभव है? इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम्ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए।
देखते हैं शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं? अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो? जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है
और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा,